जीडीपी दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." मतलब जो नूर है उसने भूल गया उसका टिफिन शेयर करना, टिफिन लाना स्कूल में, और तानिया को कहा कि तुम शेयर करो टिफिन, तुमने तुम्हारा टिफिन शेयर करना चाहिए क्योंकि कल मैंने आई शेयर्ड माई टिफिन, कल मैंने तुम्हारे साथ मेरा टिफिन शेयर किया था। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, कोलबर्ग के हिसाब से थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में ये नूर का स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट कौन सी स्टेज? तो ये कौन सी हो रही है? फोर्थ। तो फर्स्ट का आंसर देखेंगे, फर्स्ट का फोर्थ आंसर सही है। जो अभी ज्वाइन हुए तो उनके लिए ये नूर ने कहा कि मैंने जैसे कल तुमसे टिफिन शेयर किया था तो तुम भी मुझे टिफिन शेयर करो, तो ये एक्सचेंज और कन्वेंशनल स्टेज पर ही आ रहा है। नेक्स्ट है, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टिपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट जेंडर्स इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज। अलग अलग जो अकायद वगैरह होते हैं टिपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स सबके टाइप के हिसाब से, तो वो अप्रोप्रिएट होते हैं डिफरेंट जेंडर्स के लिए सोसाइटी में। ये किस तरह से होंगे, किससे रेफर किए जाएंगे? तो कौन सा है फोर्थ? सर इसकी नजर नहीं आ रही है। जी, पेपर की स्क्रीन नजर नहीं आ रही। डेस्कटॉप पे तो बस वो कंप्यूटर का आएगा है आपका। आवाज तो आ रही है ना? आवाज आवाज आ रही। अच्छा। और क्या इशू आ रहा है? आपकी थोड़ी ब्रेक हो रही है आवाज। स्क्रीन नजर नहीं आ रही बता रही क्या आप? हाँ स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर, क्वेश्चन सवालात नजर नहीं आ रही। एक मरतबा इसको स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर करते। अब आ रहे सवालात नजर? जी हाँ सर, अब आ गए। तो पहला क्वेश्चन ये था, जिसको नजर नहीं आया तो ये नूर फॉरवर्ड किया टिफिन स्कूल में और कहा कि मुझसे टिफिन शेयर करो क्योंकि मैंने कल किया था, तो ये इसका एक्सचेंज कन्वेंशनल था। नेक्स्ट सेकंड वाला है कि वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टिपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक डीम टू अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट जेंडर इन सोसाइटी रिफर किससे करता है? तो इसका फोर्थ आंसर सही है। जेंडर स्टेरियोटाइप, अलग अलग काम सबके अलग अलग जेंडर्स के हिसाब से, तो ये जेंडर स्टेरियोटाइप में इसको रखना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू include stories in curriculum where father is involved in household work and mother is doing adventure activities. This move is important because मतलब वो देखा गया है अक्सर के कुछ एफर्ट्स लिए उन्होंने पार्टी चर्चा में कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया, जिसमें उन्होंने क्या किया ये कहानी में कि फादर को बता दिया कि वो घर के काम, बर्तन धो रहा है और खाना पका रहा है, ऐसे कुछ काम, और मदर जो है तो एक एडवेंचर एक्टिविटीज कर रही है, बाहर से कुछ चीजें लेकर आना या फिर बाहर का कुछ काम। तो ये मूव इम्पोर्टेंट है बता रहे हो। क्यों? क्योंकि इट एम्स टू स्ट्रेन जेंडर बायस, जेंडर झुकाव को जो है तो तकवियत देगा, या फिर इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, इससे जो है तो निकाल दिया जाएगा, खारिज होंगी जेंडर स्टेरियोटाइप, अलग अलग भेदभाव काम के। और इट एम्स टू इनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंसी जिसका जो काम है वो कांस्टेंट स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा, या फिर इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, बस जेंडर बायस को। और दूसरा कोई और आंसर? एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइप ये नहीं होगा। और उसी तरह से और क्या है? फर्स्ट थर्ड का देखते हैं, तो थर्ड का सेकंड वाला सही है। बोल रहे सर वो उसमें बताया हुआ है कि हाँ, तो इसमें ये बताया हुआ है कि फादर जो है तो घर के काम कर रहा है और मदर, तो ये जेंडर वाइज मतलब ये आप बोलना चाह रहे थे कि जेंडर झुकाव एक ही तरफ।
इसमें दोनों की बात की गई, तो एक जेंडर की तरफ कोई वो नहीं था कि इस पर अच्छा है, इसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया। एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब इसका काम इसके लिए ही है, इसको एलिमिनेट कर रहा है, तो इसके लिए। तो इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये रहेगा। और इनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी मतलब उसको बरकरार रखना, जिसका जो काम है उसमें ही करते रहना। कॉन्स्टेंसी में ये आ रहा है, इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को और बढ़ा देगा। तो मतलब और ज्यादा उसमें चीजें आ जाएंगी कि इसमें ये चीज करना चाहिए और उसमें वो, तो उसके हिसाब से दूसरा सही है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड एज। वाइगोट्स्की के अनुसार अडल्ट जब एडजस्ट करते हैं सपोर्ट देकर एक्सटेंड करने चाइल्ड का करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसको क्या कहते हैं? थर्ड, स्कैप फोल्डिंग। तो फोर्थ का देखेंगे हम, फोर्थ का थर्ड बिल्कुल सही है। टेम्पररी हेल्प, तो सपोर्ट आ गया, टेम्पररी हेल्प में वो बैठ गया, तो इसका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है कब? फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशनल फोर्थ। स्टेज में। फोर्थ, तो फिफ्थ का देखते हैं, तो फोर्थ राइट आंसर है। तो जब भी फॉर्मल आता है लास्ट वाली स्टेज, तो उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव और उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट, ये चीजों को ध्यान में रखना होता है। ये दो पर ज्यादातर जवाब आता है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। तो सोशल के हिसाब से आप बोलना चाह रहे हो वाइगोट्स की थर्ड, तो सिक्स का थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ड्राइंग implications from Piaget theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। ड्राइंग इम्प्लीकेशन करते वक्त में पियाजेट थ्योरी में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, use only concrete material to teach a concept, rely solely on prescribed syllabus। solely मतलब डिपेंड हो जाना पूरी तौर से सिलेबस पर ही, मुनहसर होना या फिर कॉन्क्रीट मटेरियल से टीच करना कॉन्सेप्ट, और प्रेजेंट करना प्रॉब्लम जो रिक्वायर करेगा रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन के, डिस्करेज। तो आप कह रहे हैं सेकेंड, तो सेकेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एज पर हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिको इंटेलिजेंस। तो लॉजिको मैथमेटिको इंटेलिजेंस जो रहेगा, तो इसमें से कौन सा आएगा? सेंसिटिविटी टू साउंड, रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पाइशियल वर्ड एक्यूरेटली, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच। आए होंगे तो अंदर बिता दी। तो रिदम और एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस, और सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न हैंडल फोर्थ। चेंज। फोर्थ, तो यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? सेंसिटिविटी टू कैपेसिटी डिटेक्ट करने, पैटर्न हैंडल करने, लॉन्ग सेंस। ये आप कह रहे हैं, तो 8 का देखेंगे, तो 8 का 4 बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है कि लॉजिको मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस आ रहा है, तो वो लॉजिकल और रीजनिंग के हिसाब से यहाँ सेंसिटिविटी, पैटर्न हैंडल करने, लॉन्ग चेन, इसमें आएंगी। इसमें तो रिदम वगैरह ये जो चीज़ें आ रही है, स्पेशल एबिलिटी, ये चीज़ें उसमें नहीं रहेंगी। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। प्रोसेस जिसमें चिल्ड्रन डेवलप करते हैं हैबिट, स्किल, वैल्यू और मोटिव, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनने की, तो क्या वो सोशलाइजेशन है? फोर्थ। तो 9th का देखते हैं, फर्स्ट रीचिंग। राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में से इसमें से कौन सा एक करेक्ट आ रहा है? द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी, environmental influences totally shape the development of a human, neither heredity nor environment influence human development, heredity and environment ये दोनों भी जो है तो इन्फ्लुएंस करेगा डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। तो फोर्थ आप कहना चाह रहे हो, तो 10th का फोर्थ आंसर। फोर्थ राइट है। तो ज्यादातर इसमें मैक्सिमम जो पॉजिटिव आंसर्स होते हैं जिसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीजों का
मिश्रण होता है। नेक्स्ट है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है लर्नर के जरिए, नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय लर्नर, पैसिवली लर्नर से रिसीव होता है, या फिर नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, नॉलेज रिप्रोड्यूस होगा लर्नर से जैसे का वैसे ही दोहराया जाएगा मतलब, और नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, टीचर की इंस्ट्रक्शन पर वो रिकॉल किया जाएगा, रिकॉल निर्देश, शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थी को द्वारा ज्ञान अनुस्मरण किया जाता है, रिकॉल। तो इसमें क्या रहेगा? फर्स्ट। तो 11 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। कि नाहिद खान, वीडियो चालू करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी आपको। फिर नेक्स्ट था 12, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन इंक्लूड, कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन जो होता है तो उसके अंदर क्या चीज है इसमें से? ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओनली समेटिव असेसमेंट, नीदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव असेसमेंट, both formative and summative assessment using a wide variety of strategies, both formative and summative assessment, continuous और comprehensive, सत्य एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो फोर्थ आप कह रहे हैं, तो 12 का फोर्थ बिल्कुल सही है, दोनों भी आएंगे उसमें, कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ड्यूरिंग वाला जो आता है फॉर्मेटिव में आता है, और समेटिव कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फिर का जांच वगैरह में जो चीजें आएंगी। इवैल्यूएशन को और क्या कहते हैं उर्दू में? कदर पैमाइश वगैरह, हाँ। तो इसमें और नेक्स्ट है 13, अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन, एक स्टूडेंट जिसको आपकी क्लास में बार बार कहा गया डिफरेंट सोर्सेज से कि दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप, के लोग उसके सोशल ग्रुप से टिपिकली परफॉर्म कर रहे हैं पुअरली इन एकेडमिक्स, एकेडमिक्स में बहुत, मतलब इसमें गरीब वाला नहीं रहेगा, कम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, खराब परफॉर्मेंस उनका है। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टेरियोटाइप एंड रिजल्टेंट स्टेरियोटाइप थ्रेट, इस तरह के रिड्यूस करने के लिए इम्पैक्ट स्टेरियोटाइप और रिजल्टेंट स्टेरियोटाइप का थ्रेट, टीचर इनिशियल स्टेप कैन बी, तो टीचर का पहला कदम क्या होगा? इग्नोरिंग सच कंसर्न, इग्नोर कर देना, नजरअंदाज ऐसे कंसर्न को। ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कंपटीशन को रखना। सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, सजेस्ट करना स्टूडेंट को कि छोड़ दो बिल्कुल एकेडमिक और दूसरे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, स्टोरीज ऑफ Fourth, presenting stories and फोर्थ। तो यहाँ पर हम देखेंगे 13 का फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, शमूलियत वाले क्लासरूम में टीचर शुड, टीचर ने क्या करना चाहिए? बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, कि हर चाइल्ड पोटेंशियल रखता है कि उसके एबिलिटी और स्ट्रेंथ से वो सीख सकता है। शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर, हमदर्दी का इजहार करना जो डिसेबल्ड लर्नर है होते हैं उनसे। या फिर यूज लेबल्स सच एज हैंडीकैप, लेबल लगाना, सेग्रीगेशन, उनको अलग रखना, ये हैंडीकैप है, ये रिटार्डेड चाइल्ड है, इसको समझ में नहीं आता, कैटेगराइज बनाना। या फिर पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, कि जो हायर first है sir, first. फर्स्ट, हर चाइल्ड में Believe that पोटेंशियल है every child has एबिलिटी डिस्टेंस से सीखने का। तो 14 का this. देखेंगे फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, एक स्टूडेंट के अंदर ये कुछ साइन पाए जाते हैं। एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, उसको मतलब एंग्जाइटी पढ़ने में चिंता महसूस होती है। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, को पहचानने में भी उसको दिक्कत हो रही है कि आर है क्या बी है। पुअर वोकेबलरी स्किल्स, उसकी वोकेबलरी स्किल्स बहुत पुअर है, वोकेबलरी में कुछ जमा ही नहीं है बराबर। डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीडिंग, डिफिकल्टी, इसको परेशानी दिक्कत हो रही है, परेशानी दिक्कत समस्या ये हिमांशी वाला उसको होती है इसमें। अंडरस्टैंडिंग समझने में या याद रखने में कि क्या वो पढ़ रहा है। तो दीज आर एन इंडिकेशन ऑफ, तो ये इंडिकेशन किसके सूचक है?
कि एन ऑस्टिस्टिक स्टूडेंट है, मतलब सौलीन विद्यार्थी के, और क्रिएटिव स्टूडेंट है, या फिर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके अंदर लर्निंग की डिसेबिलिटी है, या फिर वो मेंटल इम्पेयरमेंट रखता है, मानसिक थर्ड थर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है। अंदर बैठा दीजिए। तो क्या हो सकता है? फर्स्ट है। हाँ, तो वो ऑटिस्टिक जो वर्ड आ रहा है ना, तो उसका मतलब खुद फिक्री और खुद तस्कीनी ऐसे में आता है, खुश ख्याली। ऑटिज्म, ऑटिज्म से उसको पढ़ना है खुद फिक्री। तो लर्निंग डिसेबिलिटी आप कह रहे हैं। और कोई इसके अलावा आंसर, थर्ड के अलावा? फिफ्टीन का है थर्ड सही, थर्ड ही सही है। स्टूडेंट विद लीडिंग रीडिंग लर्निंग में डिसेबिलिटी, जिसके अंदर रीडिंग का एक आएगा, एंजाइटी पढ़ने में, फिर रिकॉग्नाइज करने में, और पुअर वोकेबलरी स्किल, डिफिकल्टी होंगी अंडरस्टैंड करने, रिमेम्बर करने जो पढ़ा जा रहा है। उसके बाद में है नेक्स्ट, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशल एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। टीचर्स एड्रेस करते हैं नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स को एक शमूलियत वाले क्लासरूम में किस तरह से? फर्स्ट है कि एम्फसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, के जोर देकर प्रैक्टिस और ड्रिल एक पेपर पेंसिल टेस्ट के हिसाब से असेसमेंट में, या फिर फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट, एक यूनिफॉर्म वे के तौर पे इंस्ट्रक्ट करके स्टूडेंट्स को, गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर्स ब्राइट स्टूडेंट, कि बहुत ज़्यादा होमवर्क उनको देकर और स्ट्रेस डालकर कि जिससे वो कॉपी कर लेगा स्टूडेंट, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनसे आंसर्स को, या फिर डेवलप करके डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि हर स्टूडेंट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बेस्ड एनालिसिस ईच स्टूडेंट्स के लर्निंग स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो कौन सा रहेगा? तो 16 का फोर्थ राइट आंसर है कि डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये वाला रहे। नेक्स्ट है टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय, कि टीचर जो है तो इनकरेज कर सकता है क्रिएटिव लर्नर्स को, कैसे? एम्फेसाइजिंग कन्वर्जन थिंकिंग, जोर देकर कन्वर्जन थिंकिंग पर, डिस्करेज करने लैबोरेटरी थिंकिंग पर, इनकरेज करके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएट करके ओरिजिनल आइडियाज, डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस। कौन सा हो रहा है? थर्ड, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो 17 का हम देखेंगे, थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। इनकरेज करना क्रिएटिव लर्नर को, इनकरेज करके मल्टीपल पर्सपेक्टिव और अप्रिशिएट करके ओरिजिनल आइडिया, ये इसमें डिस्करेज था, निगेटिव, और क्रिएटिव का कन्वर्जन नहीं आता, सी। फिर उसके बाद में डिस्करेज करके चिल्ड्रन को, ये भी डिस्करेज। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम? मीनिंगफुल लर्निंग इसमें से किस में आएगी? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, increasing reward to motivate children to learn, following only the lecture mode of instruction, showing genuine interest in the content matters, and having concern for children's overall well-being and learning. Fourth, sir. Fourth. Fourth, showing Showing genuine interest in the interest. content matters and having concern of children's overall well-being and learning. तो देखते हैं इसमें 18 का फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। सपोर्ट जो करता है मीनिंगफुल लर्निंग, genuine इंटरेस्ट दिखाकर, कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न ऑफ चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग, इसमें क्यों नहीं था? ओनली द लेक्चर मोड,
रिवार्ड इंक्रीज करके और इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज करके, तो ये बराबर। नेक्स्ट है 19, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज not paying any attention to evaluating the solution, functional fixedness, focusing on only the conventional function of an object, response set, getting stuck on one way of representing a problem, means end analysis, dividing the problem into number of sub goals. कोई अटेंशन पे नहीं करना इवेल्युएट करने को सोल्यूशन। फंक्शनल फिक्सनेस के तौर पर कि फोकस करना सिर्फ कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पर रिस्पॉन्स सेट बनाकर, जिससे जो अटक जाए स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंट करके प्रॉब्लम, या फिर मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम। फोर्थ है। सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी फोर्थ। फोर्थ, तो या हम थर्ड। फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। ये डिवाइड करके प्रॉब्लम को नंबर ऑफ सब गोल्स में मीन्स एंड एनालिसिस याद रखना है। रिस्पॉन्स सेट उसका नहीं है और फिक्सनेस नहीं है, ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन। नॉट पेइंग अटेंशन, ये तो नेगेटिव था, इसमें ओनली आया, और इसमें क्या था, गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ, एक ही रहेगा तो वो उसमें स्टक हो गया तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो डिवाइड करके नंबर ऑफ सब गोल्स में। नेक्स्ट है 20, which of the following is not an effective strategy of teaching learning? कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है टीचिंग लर्निंग में? इनकरेज करना चिल्ड्रन को मेक इंट्यूटिव गेसेस के तौर पर। इंट्यूटिव गेसेस क्या होते हैं? अंतर्दृष्टि के द्वारा, मतलब खुद से, अंदरूनी सलाहियत से। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन करके, या डायलॉग एंड डिस्कशन, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन। तो इसमें से कौन सा रहेगा? हाँ, कौन सा नहीं, कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग? encouraging children to make intuitive guesses, experimentation and exploration, dialogue and discussion, focusing on reproduction of knowledge as given। सर थोड़ा वो हिंदी वाला भी दिखाओ, इधर से नजर नहीं आ रहा हूँ। हिंदी की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली प्रशिक्षण प्रणाली नहीं है? न फोर्थ सर, फोर्थ जो हमें रिपीट नहीं करने का है, दोहराने का नहीं है सर। फोर्थ ध्यान केंद्रित करना, संवाद, परिचर्चा, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहन करना। तो नहीं है को आप बोल रहे हैं कि फोकस करना, रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, ये वाला रहेगा। तो सर नहीं करना है ना उन्हें? हाँ, नहीं, तो बिल्कुल सही जवाब है फोर्थ वाला, कि फोकसिंग ऑन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, ध्यान केंद्रित करना दोहराने पर, तो ये वाला उसका नहीं था। डायलॉग और डिस्कशन उसमें आता है। एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लोरेशन, दरियाफ्त करना आता है। इनकरेज करना चिल्ड्रन को इंट्यूटिव गेसेस, खुद से जवाब देने के लिए उभारना, तो ये चीजें आती है, ये नहीं है। नेक्स्ट है हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, आपने समझा बायोलॉजी का क्वेश्चन गलती से आ गया शायद, तो उसको हिंदी में पढ़ लिए तो आपको आ जाएगा, तो उस वक्त में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन क्लासरूम। टीचर कैसे डील करेंगे ऐसे चिल्ड्रन को जो नॉन अटेंटिव है क्लासरूम में? आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर चले जाओ। स्कॉल्ड देम फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ इंटायर क्लास, पूरी कक्षा के सामने उनको बार बार डांट कर, पनिश करके। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, उनसे बात करना और पूछना रीजन कि क्यों तुमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और चौथा है कि गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क, घर पे उनको बहुत थर्ड, काम दे दो। तो थर्ड है सर, थर्ड। हाँ, थर्ड इज राइट आंसर। फाइंड आउट रीजन। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। इसमें से संरचनावादी उपगम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक जो है। तो आवश्यक बहुत महत्वपूर्ण अहमियत का हामिल जो है इसमें क्या है?
ये प्रियर नॉलेज ऑफ द विद्यार्थी का पिछला पूर्व ज्ञान, कंडीशनिंग, पनिशमेंट, ब्रॉड मेमोराइजेशन। तो ये तो दो नेगेटिव हो गए। फर्स्ट विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो 22 का फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेवी थेरीज। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अबाउट वेरियस फेमिनन इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, टीचर ने क्या करना चाहिए? तो चैलेंज दीज conceptions of children through dialogue, dismiss these ideas that children have, ignore children's ideas. Series is called the children for having these ideas and interfere with her teaching. फोर्थ वाला is called, तो ये क्या बोल रहा है? हिंदी। टीचर शुड। यहाँ पर फोर्थ वाले में आ रहा है कि बच्चों को विचारों पर डांटना चाहिए, क्योंकि विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करता है। डांटना फर्स्ट है सर, फर्स्ट इसका। डिस्कस करना, तो फर्स्ट चैलेंज करना, चैलेंज दिस कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, डायलॉग के थ्रू। जी सर। तो फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसमें निगेटिव था दूसरा, डिसमिस करना, इग्नोर, और ये स्कॉल्ड यहाँ पर आ गया, मतलब उनको डांट फटकार लगाना। उसके बाद में नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। रिलेशनशिप कॉग्निशन जानना और इमोशन किससे किस तरह जुड़ी हुई है? इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से, या फिर दूसरा है कि यूनिडायमेंशनल है, यूनिडायरेक्शनल। इमोशंस जो है तो इन्फ्लुएंस होते हैं कॉग्निशन पर, या फिर यूनिडायरेक्शनल। ये दोनों में भी यूनिडायरेक्शनल आया, लेकिन कॉग्निशंस यहाँ इमोशंस था कि इमोशन इन्फ्लुएंस होगा कॉग्निशन पर, यहाँ कॉग्निशन इन्फ्लुएंस करेगा इमोशंस पर, असरअंदाज होगा इमोशंस पर। बाय डायरेक्शनल, अ डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। डायनामिक इंटरप्ले एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दिशी। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा, एक तरफ में। मल्टी मतलब ज्यादा, यूनि मतलब एक में आएगा। संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं। ज्ञान संवेगों दोनों के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो आप कह रहे फोर्थ, और कोई आंसर? फोर्थ बिल्कुल सेकंड भी। जवाब है, बाय डायरेक्शनल आएगा। दृदिशीय, इस तरह से बाय डायरेक्शनल, दो तरफा टाइप में आएगा, और डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। इसमें से कौन से फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? जिसमें से चारों भी हो सकते हैं, तीनों भी, दो हो सकते हैं कोई। तो इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें क्या रहेगा? और सर फोर्थ है सर इसका आंसर। तो सर 1 to 2 फोर्थ। और कोई कह रहे हैं फर्स्ट वाला, जिसमें फर्स्ट और सेकंड आएंगे। नहीं, फोर्थ यानी पूरे सब चारों ऑप्शंस आएंगे ना? हाँ नहीं, फोर्थ, चारों। फोर्थ। चारों। और किसी का हाँ। जरूर? 25 तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, चारों भी आ जाएंगे। तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट है 26, डैश आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बनाने में? सोशल इंटरेक्शन, ड्रिल एंड रिपीटेटिव, रिकॉल, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। इसमें पनिशमेंट आ गया, इसमें रिपीटेशन आ गया। स्टिमुलस, और इसमें स्टिमुलस। फर्स्ट बस 26। सोशल इंटरेक्शन। देखते हैं 26 का फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट। तो ये तीनों नहीं आते, स्टिमुलस भी सोशल में ज्यादा आता है। सोशल इंटरेक्शन आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है व्हेन स्टूडेंट्स रिपीटेडली engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to। स्टूडेंट जो रिपीटेडली इंगेज होते हैं एक्टिविटीज में, जैसे कि डिजाइन बनाना, कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट, और अर्न करना रिवार्ड, तो ये पूरी तौर से जुड़े हुए नहीं है ऐसी एक्टिविटीज से, जैसे कि स्टार पाना, बैज। तो ये किस में आते हैं?
आवाज आ रही है? तो लाइट गई थी अभी, तो अभी आवाज आ रही है सबको? यस सर, अभी आ रही। तो व्हेन स्टूडेंट्स रिपीटेडली इंगेज जो होते हैं एक्टिविटीज में, जैसे कि डिजाइन, कंडक्ट करते, एक्सपेरिमेंट, अर्न करते रिवार्ड, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्टिविटी जैसे कि स्टार और बैज वाली नहीं होती। ये किस में आएगा? डेवलप करना मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, एंजॉय करना लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, persist in doing the activity even without the reward, set mastery goals for themselves rather than work to please other, मतलब अधिगम के प्रति भौतिकवाद, अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय संवेग की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। लास्ट क्या है कि मास्टरी गोल्ड खुद के लिए रखना, ना कि दूसरों को खुश करना। तीसरा है कि अन्य लोगों पुरस्कार के बिना, मतलब कोई रिवार्ड के लिए नहीं, बल्कि परसिस्टेंसी को बरकरार रखना, अपनी परसिस्टेंसी को, एक्टिविटी को। उसके बाद में उसी तरह से दूसरा क्या है? इंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए आनंद से प्राप्त करना। और फर्स्ट क्या था कि अधिगम के प्रति भौतिकवाद, अभिवृत्ति का विकास, डेवलप करना मेटलिस्टिक एटीट्यूड। तो समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और सवाल को एक बार और पढ़ ले जाए कि व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली इंगेज होते हैं एक्टिविटी में, जैसे डिजाइन बनाना, कंडक्ट करना, एक्सपेरिमेंट, अर्न करना रिवार्ड, टू अर्न अ रिवार्ड यहाँ लिख दिया गया, दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के तरह नहीं है कि जैसे कि स्टार या बैच पाना, तो वो कौन सी कर रहे हैं? तो कौन सा आएगा? तो 27 का फर्स्ट वाला सही है कि डेवलप करना मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, अधिगम के प्रति भौतिकवाद, अभिवृत्ति का विकास, ये उसका सही रहेगा। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, तो वो लर्निंग के हिसाब से आनंद प्राप्त करने, एंजॉय करने के लिए नहीं रहेंगी वो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड बनाना, ये उसका आ रहा है। और बिना कोई रिवार्ड के पढ़ना, क्योंकि सवाल में तो लिख दिया गया था कि वो अर्न रिवार्ड, और लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टार या बैज ही हो, तो वो हिसाब से ये वाला इसलिए नहीं हुआ। सेट मास्टरी गोल फॉर देमसेल्फ, खुद को खुश करने ने खुद के लिए गोल बनाना, तो गोल के लिए भी कुछ एक अचीवमेंट लगेगी, जो कि सवाल में बताया गया था। तो ये भी नहीं कि खुद के लिए पढ़ाई करना, तो ये मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड बनाना लर्निंग। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इसमें से क्या है? यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, a social construction according to contemporary socio-constructivist theories, that children are born evil and have to be civilized, or the children begin with nothing at all and their characteristics are shaped entirely by environment। सर सेकंड। हाँ, उसको समझ लेंगे कि ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सर्वभौम रूप से समान है, या फिर समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। ये है कि बच्चे दृष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनना होता है, मतलब शैतान पैदा होते हैं, बाद में उसको सिविलाइजेशन में आना है। ये एक के बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनको गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, मतलब जीरो होते हैं, जिनकी खसूसियात को शेप करना होता है इंटायरली, पूरी तौर से माहौल के मुताबिक। और सेकेंड है कि सोशल कंस्ट्रक्टिंग अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ररी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है, यूनिवर्सली सेम होते हैं,
हर डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो कौन सा रहेगा बोलिए? ऑनलाइन से और उसी तरह और कौन सा ऑनलाइन से? सर थर्ड और फोर्थ रिजेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट या सेकंड में से कोई हो सकता, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में से कोई एक हो सकता। चेक कर लेंगे। सेकेंड सही है, बराबर। तो सेकेंड सही हो गया। ले थे थर्ड और फोर्थ इसलिए रिजेक्ट हो गया कि वो एविल नहीं हो सकते, और बाद में जो है तो शेप पूरी इसमें तौर, नथिंग आया ना। हाँ इसमें पूरी तौर पे शेप करने की जरूरत नहीं है। और ये सोशल कंस्ट्रक्ट, हाँ तो अब हमको याद रखना कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है वगैरह, मतलब सोशल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ररी सोशो कंस्ट्रक्टिव थेरीज यूनिवर्सली सेम नहीं होते, हर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से सब अलग अलग होते हैं, इसलिए तो डाइवर्स क्लासरूम और डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट उसमें आया इस वजह से। तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड? इसमें से कौन सी खसूसियत पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड में आती है? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट वेरी रैपिड पेस। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बहुत जल्दी। और एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप। एब्स्ट्रैक्ट सोचने की, मूर्त सोचने की और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। अमूर्त रूप, अमूर्त रहेगा एब्स्ट्रैक्ट वाला। और उसी तरह से चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। लॉजिकल बट कंक्रीट, मजबूत जम तौर पर। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर मूर्त कॉन्क्रीट है और अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट। उसी तरह लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज। लर्निंग सिर्फ शुरुआती तौर पे सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज में ही होगी। फिजिकल सर ग्रोथ, सेकंड सेकेंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग।